what we are going to study today? We are going to study direct taxes दोस्तों, है ना? We are going to study direct taxes. Direct taxes में हम दो faculties are there, मैं है और आशीष सर है. मतलब इतना important subject है कि एटलीस्ट कितनी फैकल्टी है इसके अंदर? दो फैकल्टीज है. हाँ भैया, आ रहा हूँ आप लोगों की क्लास में, इसके बाद आप लोगों की क्लास में ही आना है. ऑनलाइन वालों एक बार आप मुझे बोल दीजिए एवरीथिंग इज परफेक्टली देयर, ऑडिबल, विजिबल. यस. आज के दिन ऐसे कुछ पढ़ाई तो नहीं करेंगे. आज के दिन हम सब्जेक्ट के बारे में और ऐसी कुछ बेसिक बातें जानने की कोशिश करेंगे. आप लोग ऐसे डरे डरे क्यों बैठे हैं? हाँ? आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं जानते? हाँ, मतलब फाउंडेशन तो किया ही है ना अपने यहाँ से. अच्छा, आपने फाउंडेशन कहीं और से किया है ऐसा है. वही मेरे को लगा कि नहीं तो दोस्ती यारी नहीं दिख रही आप लोगों की, नहीं तो थोड़ी बहुत बातचीत तो चलती रहती है ना? अभी हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी. इतने शांत नहीं बैठने वाले आप लोग. तो दोस्तों मेरा सब्जेक्ट विल बी इन द फर्स्ट ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप का सब्जेक्ट है. एंड फर्स्ट ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो रहेगा वो डीटी रहेगा, मतलब आपका टैक्सेशन रहेगा. क्योंकि आपने ये सुना होगा इंटर में, मैं डरा नहीं रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं, इंटर में दो सब्जेक्ट थोड़े खतरनाक है. एक तो डीटी है और एक टैक्सेशन है और एक ऑडिट है. तो सेकंड ग्रुप में जो सब्जेक्ट फंसाता है वो कौन है? ऑडिट है. और फर्स्ट ग्रुप में जो फंसाता है वो कौन है? टैक्सेशन. टैक्सेशन. लेकिन देखो देखो, इसके पहले एक सब्जेक्ट और हुआ करता था, ईआईएस. सुना होगा. अब तो आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि वो ईआईएस सब्जेक्ट हट गया है. उसमें रटना पड़ता था, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने. वो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता था एक्चुअली. ईआईएस सर का सब्जेक्ट था, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. तो उसमें क्या है, याद कराना पड़ता था. एंड टैक्सेशन जो पार्ट है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि बच्चे को याद होना चाहिए. और मेरा एक्सपर्टाइज जो है वो किसमें है? याद कराने में. क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना आसान है कि मैं आपको जो बोलूंगा आपको एक बार में समझ में आएगा. कुछ भी ऐसी बात ही नहीं रहेगी जिसको दो बार मुझे बोलना पड़े. बट प्रॉब्लम क्या होती है सब्जेक्ट में कि इसको रिटेन करना पड़ता है, इसको याद करना पड़ता है. याद कराने की टेक्निक मैं आप लोगों के साथ जो यूज करूंगा वो बहुत बेनिफिशियल होगी. आप लोग बिना बिना कोई बुक देखे या बिना कोई कॉपी देखे आप पूरा सब्जेक्ट बोलने की ताकत रख पाओगे एक दिन. हम लोग जनरली क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके पढ़ते हैं. देखो फाइनल रिवीजन एग्जाम टाइम के पास तो रिवीजन होगा ही होगा, लेकिन हम लोग डेली रिवाइज करते हैं. डेली रिवाइज करते हैं मतलब जैसे आज जो पढ़ा वो हम जब कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, आज का रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे. ऐसे थर्ड डे करेंगे तो जो 2 दिन पढ़ा है वो क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और फिर हम थर्ड डे का पढ़ेंगे. तो धीरे धीरे जब ये क्यूमुलेटिव चीजें ऐड होती जाती है और हो सकता है कि अब 30-40 दिन बाद जो हमने 30-40 दिन में पढ़ा है वो बिना देखे बोल पाए, तो बिगेस्ट अचीवमेंट है. इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे बड़ा इशू एक ही होता है कि इंसान भूल जाता है, उसको याद नहीं आता. अगर उसको याद आएगा तो वो 100% इजीली सॉल्व करके आ जाएगा. अगर उसको याद नहीं आएगा तो ही वो गलत कर कर आने वाला है. अदरवाइज कोई इतनी टेक्निकलिटीज नहीं होती है. सब्जेक्ट जो है दोस्तों आपका पेपर नंबर 3 रहेगा, इट इज टैक्सेशन. और टैक्सेशन के अंदर दो पार्ट रहेंगे. एक तो क्या रहेगा आपका डायरेक्ट टैक्सेस और एक रहेगा इनडायरेक्ट टैक्स लॉस. डायरेक्ट टैक्स लॉ भी कितने का नंबर का होगा? 50 मार्क्स का. और डायरेक्ट टैक्स लॉस, इनडायरेक्ट टैक्स लॉस दोनों कितने के हैं? 50-50 नंबर के. पहले जो डायरेक्ट टैक्स लॉस था ना वो 60 मार्क्स का हुआ करता था. अब उसका वेटेज थोड़ा सा क्या कर दिया है, कम कर दिया है. मार्क्स तो कम कर दिए लेकिन कंटेंट कम नहीं हुआ है. और जीएसटी के अंदर क्या कर दिया, यानी आईडीटी के अंदर उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा मार्क्स बढ़ाए हैं और कंटेंट भी वहां पर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है. तो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा पढ़ने के लिए आपके पास ज्यादा है. ऑब्वियस सी बात है, उनने सब्जेक्ट्स भी क्या किए हैं, इंटर में कम किए हैं, तो थोड़ा थोड़े टॉपिक्स क्या करे हैं, बढ़ाए हैं. इनडायरेक्ट टैक्स लॉस आपको कौन पढ़ाने वाला है? निखिल सर पढ़ाएंगे. और डायरेक्ट टैक्स लॉस में हम दो लोग रहने वाले हैं, एक तो मैं हूं और एक कौन होगा, आशीष सर. ये दो लोग हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस को कवर करेंगे. अब हम कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों के साथ करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको सब्जेक्ट कैसे अप्रोच करेंगे, क्या करेंगे, पहले आप लोगों का नॉलेज टेस्ट कर लूँ कि आप लोगों को कितना नॉलेज है, क्या है, बेसिक पता है या नहीं है. आप मुझे बता सकते हैं
हमारा ये सब्जेक्ट लॉ में आता है बेसिकली। अगर हम डायरेक्ट टैक्स लॉस को हम बात करते हैं तो ये लॉ का एक पार्ट होता है। व्हाई डू वी हैव लॉज इन एनी कंट्री? व्हाई डू वी हैव लॉस? एनीवन? फॉर डिसिप्लिन। अगर लॉ नहीं होगा तो क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? है ना, सब लोग अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे? बिहेव करेंगे। जैसे ट्रैफिक लॉ नहीं होगा तो सब लोग अपने अपने से चलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो लॉ यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए होता है। कोई भी आपसे पूछे तो लॉ क्यों होता है, तो वी टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी। अगर मैं बोलूं कि भैया डायरेक्ट टैक्स लॉ नहीं होता तो आप मुझे बताइए जरूरी है क्या कोई टैक्स देता? जिसकी इच्छा हो वो टैक्स देता, जिसकी इच्छा हो वो टैक्स नहीं देता है। जहां तक कि ऑलमोस्ट कोई भी इंसान क्या नहीं करता? टैक्स पे नहीं करता। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? लॉ बनाते हैं। लॉ मोटा मोटी दो टाइप के होते हैं। लॉ जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है आपका सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। लॉस आर ऑफ टू टाइप, एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ, अगर कोई इंसान क्राइम करता है तो उसको पनिश करने के लिए क्या किए गए? बनाए गए। कोई चोरी करता है, कोई मर्डर करता है, तो अगर कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो उस केस में अगर कोई क्राइम करता है उसको पनिश करने के लिए वी हैव क्रिमिनल लॉ। एंड बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, हमें क्रिमिनल लॉ से कोई लेना देना नहीं है। आपने सुना होगा कि अगर सीए एलएलबी या सीएस प्लस एलएलबी कर लेना चाहिए तो उससे क्या होता है कि आपको सारे लॉ का नॉलेज हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि सिविल लॉ बहुत सारे आपको यहाँ पढ़ाए जाते हैं लेकिन क्रिमिनल लॉस आपको यहाँ पर पढ़ाए नहीं जाते। तो क्रिमिनल लॉ का भी आपको वहां पर एलएलबी करने से नॉलेज हो जाता है, बट हमारा क्रिमिनल लॉ से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट आर सिविल लॉस? सिविल लॉस क्या होता है? Civil laws are those laws which are there to govern the society or to govern the business. सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए या बिजनेस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए व्हाट वी हैव? सिविल लॉस। है ना, क्राइम करने के लिए पनिश करना हो तो कौन से लॉ है? क्रिमिनल लॉस। एंड बिजनेस को प्रॉपर चलाना हो या सोसाइटी को प्रॉपर चलाना हो उसके लिए जो लॉ होते हैं वो बेसिकली कौन से लॉ होते हैं? सिविल लॉस। मतलब क्राइम वाले पार्ट को छोड़कर जो भी दो लोगों के बीच में या मल्टीपल लोगों के बीच में यूनिफॉर्मिटी लानी है तो वो कौन करता है? सिविल लॉस करते हैं। सिविल लॉ बहुत सारे टाइप के होते हैं। सिविल लॉ के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक होता है मर्केंटाइल लॉ। पढ़ा है क्या ये आपने? मर्केंटाइल लॉस। व्हाट आर मर्केंटाइल लॉस? सी, हमने भी इनकम टैक्स चालू नहीं किया है अभी। मैंने क्या एकदम बेसिक स्टार्ट किया है। बेसिकली व्हाट आर लॉस, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा इनकम टैक्स कौन से टाइप ऑफ लॉ के अंदर आता है। मर्केंटाइल लॉस। व्हाट आर मर्केंटाइल लॉस? हाँ, बिजनेस लॉस। ऐसे लॉस जो कि बिजनेस को गवर्न करने के लिए बनाए जाते हैं वो कौन से लॉ कहलाते हैं? मर्केंटाइल लॉस कहलाते हैं। एनी एग्जांपल? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट किसको गवर्न करने के लिए है? सारी कंपनीज के बीच में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। तो फोर वी हैव कंपनी पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये सारे कौन से लॉ होते हैं? मर्केंटाइल लॉस, है ना। दीज आर द लॉज व्हिच आर मेड टू गवर्न द बिजनेसेस। देन वी हैव सम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वी हैव सम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो कि सोसाइटी को गवर्न करने के लिए बनाए जाते हैं। लाइक कंट्री एंड टाउनशिप प्लानिंग एक्ट करके है कि सिटी का डेवलपमेंट कैसे होगा, या ट्रैफिक रूल्स वगैरह जो होते हैं वो सब कहां पर आते हैं? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर आते हैं। सिविल लॉ की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसमें एक और एक ब्रांचेस है दोस्तों रेवेन्यू लॉ करके। रेवेन्यू लॉस क्यों बनाए जाते हैं? ताकि देश में प्रॉपर क्या कलेक्शन किया जा सके? टैक्स का। तो टैक्स कलेक्शन के लिए जो लॉ होते हैं वो कौन से लॉ कहलाते हैं? रेवेन्यू लॉस कहलाते हैं। एवरीवन, हमने स्टार्ट कैसे किया? व्हाई डू वी हैव लॉस? टू ब्रिंग दी यूनिफॉर्मिटी। लॉ कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? सिविल लॉ, और एक होता है क्रिमिनल लॉ। अगर क्राइम करते हैं पनिश करने के लिए व्हाट वी हैव? क्रिमिनल लॉ। सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, बिजनेस को गवर्न करने के लिए, टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए व्हाट वी हैव? सिविल लॉस। सिविल लॉज आर ऑफ वेरियस टाइप्स। सबसे पहला था मर्केंटाइल लॉस, जो बिजनेस को गवर्न करने के लिए होते हैं वो मर्केंटाइल लॉ। आपको पढ़ाए जाएंगे मर्केंटाइल लॉस। कंपनीज एक्ट आपको तरुण सर पढ़ाने वाले हैं। पार्टनरशिप एक्ट आप ऑलरेडी शायद पढ़कर आए हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़कर आए हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब कहां पर आते हैं? आपके मर्केंटाइल लॉस में आते हैं।
सोसाइटी को गवर्न करने के लिए जो लॉज होते हैं दोस्तों वो क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आपको सीए में पढ़ाए नहीं जाएंगे। रेवेन्यू लॉज आर देयर। हमारे देश में सबसे ज्यादा एक ही चीज है, पॉपुलेशन। और कोई ऐसा सोर्स नहीं है सरकार के पास कि जिससे वो पैसा क्या कर पाए, अर्न कर पाए। जैसे अगर हम, आपने सुना होगा सऊदी के बारे में, तो उनके पास पैसा कहाँ से आ जाता है? तेल को एक्सपोर्ट करके। हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिसके हम हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब वीट के हम हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, वो जिसके हम हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वही हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि खाने वाले इतने हैं। तो देश चलाने के लिए क्या चाहिए होता है दोस्तों? पैसा। वो पैसा बहुत तरीके से आ सकता है। सरकार बहुत सारी सरकारी कंपनियां बनाती है, सरकारी कंपनियां भी बिजनेस करती है। रेलवे से सरकार कमा सकती है। सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, वहां से भी उनकी कमाई होती है, लेकिन वो कमाई काफी नहीं है। उसलिए क्या बनाए गए हैं दोस्तों? रेवेन्यू लॉज बनाए गए हैं। और रेवेन्यू लॉज जो होते हैं, रेवेन्यू लॉज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो रेवेन्यू लॉ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स लॉस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। ओके, तो मेरा लॉ कहां पर आता है? डायरेक्ट टैक्स लॉस। सिविल लॉ के अंदर रेवेन्यू लॉ करके जगह है, उस जगह हमारा लॉ क्या करता है? स्टैंड करता है। अब मुझे कोई बताएगा कि व्हाट आर डायरेक्ट टैक्स लॉस, व्हाट आर डायरेक्ट टैक्स लॉस और व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्स लॉस? एक जना कोई, एक जना तो ठीक है, आज अभी हिम्मत नहीं है आप ले। जो डायरेक्ट, जो डायरेक्ट इनकम पे लगता है, विच वी कैन अर्न डायरेक्टली। और कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? यस, यस, एक्सीलेंट। जो वर्ड में सुनना चाहता था ना, डायरेक्ट, हमेशा आपको कोई पूछे ना कि डायरेक्ट टैक्स लॉ और इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में क्या फर्क है, तो देखो दो वर्ड होते हैं। एक होता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टू पे टैक्स, और एक होता है बर्डन। अगर हम जीएसटी की बात करें, सरकार को जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी किसकी है? सेलर की। किसकी है? सप्लायर की। उसकी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। क्योंकि सरकार को हम डायरेक्टली पे नहीं करते हैं, सरकार को कौन पे करता है? सप्लायर। सप्लायर अपनी जेब से पे करता है क्या? सप्लायर किससे कलेक्ट करता है? हम लोगों से। मतलब वो बर्डन क्या करता है? कस्टमर पे डाल देता है। तो कोई भी ऐसा टैक्स लॉस, कोई भी ऐसा टैक्स लॉ जिसका बर्डन कस्टमर पर है और लाइबिलिटी किस पे है? सप्लायर पे, अलग अलग पर्सन पर है, तो वो कौन सा टैक्स लॉ कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स लॉस। अब जैसे हम लोग आपसे फीस कलेक्ट करेंगे, आपसे फीस कलेक्ट करेंगे, साथ में जीएसटी भी कलेक्ट करेंगे। हम लोग जीएसटी किसको जमा कर देंगे? गवर्नमेंट को। लाइबिलिटी टू पे जीएसटी इज विथ नाटा एकेडमी, लेकिन बर्डन इज नॉट ऑन नाटा एकेडमी, वी विल कलेक्ट इट फ्रॉम यू। तो वो कौन सा टैक्स लॉ हो गया आपका? इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। और डायरेक्ट टैक्स लॉस में क्या होता है? जैसे अब आप लोगों के थ्रू मेरी कमाई होगी, तो भैया इसका टैक्स बनेगा, इनकम टैक्स बनेगा। ये इनकम टैक्स जो है ये मुझे, मेरे को पे करना है, लाइबिलिटी इज ऑन मी। लेकिन क्या मैं आपकी फीस के साथ इनकम टैक्स आपसे कलेक्ट कर सकता हूं क्या, कि भैया मुझे इनकम टैक्स का भी पेमेंट करिए आप लोग? नहीं पॉसिबल है। बर्डन भी किसके ऊपर होगा? मेरे ऊपर होगा। मुझे मेरी कमाई में से ही क्या करना पड़ेगा? इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो व्हेन लाइबिलिटी एंड बर्डन ऑन सेम पर्सन, तो वो क्या कहलाता है आपका? डायरेक्ट टैक्स लॉस। व्हेन लाइबिलिटीज एंड बर्डन आर ऑन डिफरेंट पर्सन, देन दैट आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। ठीक है, यहां तक आ जाते हैं एक बार फटाफट से। व्हाई डू वी हैव लॉ? टू ब्रिंग दी यूनिफॉर्मिटी। कितने टाइप के लॉ होते हैं? दो टाइप के। एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस होती है, मर्केटाइल लॉस, लॉ एंड रेवेन्यू लॉ। रेवेन्यू लॉ के अंदर दो टाइप के लॉ होते हैं, डायरेक्ट टैक्स लॉस और इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। व्हाट आर डायरेक्ट टैक्स लॉस? लाइबिलिटी बर्डन सेम पर्सन, लाइबिलिटी बर्डन दूसरे पर्सन पर होगा तो क्या हो जाएगा? ओके, नाउ मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या सरकार किसी भी मैटर पे टैक्स लगा सकती है क्या? अभी जैसे ये पावन पर्व आने वाला है 14 फरवरी, तो सरकार क्या ऐसा बोल सकती है कि 14 फरवरी पे बाहर घूमना है आपको तो टैक्स देना पड़ेगा? कोई कोई आपको कोई परेशान नहीं करने वाला, आराम से घूमिए आप, लेकिन टैक्स दे दीजिए। तो क्या इस तरीके से टैक्स लगाया जा सकता है? या सरकार ऐसा बोल सकती है क्या कि सांस लेने पर भी टैक्स लगेगा, जितनी सांस लोगे आपको उतना क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा? इज दिस पॉसिबल? व्हाई?
व्हाई द रीजन। हाँ हाँ, आप बहुत सारी चीजें बोलोगे कि हाँ ऐसा तो ये सांस लेना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सांस तो हम लेंगे ही सही। ऐसा तो भैया कोई एक जेन्युइन रीजन नहीं। ये सरकार सबकी बॉडी में क्या लगा देगी, चिप लगा देगी, है ना, कि जितनी सांस लेंगे ना उसकी काउंटिंग होती रहेगी। या सरकार बोल देगी कि ऑन एन एवरेज एक इंसान इतनी सांस तो लेता ही है, तो आप इतना तो टैक्स भर दीजिए। वो कैसे भी निकाल सकते हैं तरीका मेजर करने की। मेरा एक एग्जांपल है, ऐसा तो बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसपे आप कल से बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसपे सरकार टैक्स लगा सकती है। इनकम टैक्स में देना रहेगा ओनली इन इनकम्स नहीं। why government cannot apply taxes on anything, any reason? Yes, excellent. Power to make law कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इफ समबडी आस्क कि किसी भी मैटर पे टैक्स लगाया जा सकता है क्या, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं भैया, पावर टू मेक लॉ कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। वो बात अलग है कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, और अमेंड कर कर कोई सा भी लॉ ला सकती है, बट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इतना आसान काम नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, पावर टू मेक लॉ कहां से आएगा? पावर टू मेक लॉ कहां से आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मतलब इनकम टैक्स लगा रखा है तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, लिखा होगा कि भैया इनकम टैक्स लगाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि भैया जीएसटी लगाया जा सकता है। जैसे हमारे लॉ में सेक्शंस वगैरह होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं। हमें क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे जब हम इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे, हमें क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि इनकम टैक्स लगाया जा सकता है ना। विल स्टडी, बट यस, इनकम टैक्स लगाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर पावर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो लॉ बनाता कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मेक लॉ? हु मेक लॉ? लॉ बनाता कौन है? पावर कॉन्स्टिट्यूशन में है एंड लॉ बनाता कौन है? पार्लियामेंट। एक्सीलेंट। लॉ किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने बनाया है। अगर सेंट्रल लॉ है तो पार्लियामेंट ने बनाया है, और अगर स्टेट लॉ है तो कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर है, असेंबली है, वो क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। ओके, लॉ बनाया कैसे जाता है? बिल पास करके, है ना। लॉ कैसे बनाते हैं? बिल पास करके। तो बिल कैसे पास होता है? पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर कहां जाता है? प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिलती है। तो जो बिल बनता है वो क्या बन जाता है? एक्ट। तो पहले दोनों जगह जाएगा, आपके लोकसभा में और राज्यसभा में, और फिर प्रेसिडेंट की क्या मिल जाती है? अप्रूवल। तो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। अच्छा, पहले लोकसभा में जाता है कि पहले राज्यसभा में जाता है? कहीं पे भी, कहीं पे भी। पहले राज्यसभा में भी पास हो सकता है या पहले लोकसभा में, कहीं पे भी पास करा लो। पहले क्या करा लो? बस पास। तो हो सकता है कि पहले राज्यसभा में पास हो जाए या फिर पहले लोकसभा में पास हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले लोकसभा में ही जाएगा। ठीक है। सो लॉ बनता कैसे है ये आप सब लोगों को पता है। तो हमारा इनकम टैक्स के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। इनकम टैक्स का क्या आया होगा? पहले बिल आया होगा, फिर वो बिल कहाँ गया होगा? लोकसभा में, और फिर कहाँ गया होगा? राज्यसभा में। फिर प्रेसिडेंट की क्या मिल गई होगी? अप्रूवल। तो हमारा इनकम टैक्स का बिल क्या बन गया होगा? एक्ट बन गया होगा। और ये अप्रूवल 1961 में मिली थी बेसिकली। तो इसका नाम क्या था? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जो भी आप लॉ पढ़ते हैं उसके आगे जो ईयर लिखा हुआ होता है, जहां पर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देता है, वो वाली बात वहां पर अप्लाई हो जाती है, वो ईयर वहां पर एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट अप्रूवल देने से मना कर दे तो क्या होगा? पास नहीं होगा? ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट देने से मना कर दे तो यस, एक बार के लिए तो पास नहीं होगा, लेकिन सरकार फिर भी चाहती है कि ये क्या हो जाए? पास हो जाए। तो फिर से वो चीज लोकसभा में जाएगी, फिर से कहां जाएगी? राज्यसभा में। और अब प्रेसिडेंट को अप्रूवल देनी ही पड़ेगी। अगर कोई चीज दो बार पास हो जाती ना दोनों जगह से, तो फिर प्रेसिडेंट को अप्रूवल देनी पड़ती है। तो सरकार, मतलब ऐसा मत समझना कि प्रेसिडेंट के पास अल्टीमेट पावर है कि बस वो क्या कर दे, मना ही कर दे। ऐसा नहीं। अगर सेकंड टाइम पास होके आएगा तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? उसको अप्रूवल देनी पड़ेगी। ठीक है। सो पावर टू मेक लॉस, एवरीवन, पावर टू मेक लॉ कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। लॉ बनाता कौन है? पार्लियामेंट। अच्छा, लॉ चलाता कौन है? उसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है?
एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? गवर्नमेंट, है ना? तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब मैं बोल दूं मोदी जी, है ना? ऑब्वियस सी बात है, देश में सारे लॉ का पालन हो, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपने देखो कहीं पे भी घोटाला होगा, इनकम टैक्स में कोई घोटाला हुआ ना, जीएसटी में कोई घोटाला हुआ, तो क्या होगा? वो मोदी जी से राहुल जी क्या मांगेंगे? इस्तीफा दो, आप जिम्मेदारी लीजिए। आपकी सरकार के, आपके रहते हुए ये सारे कांड हुए, ये सारे पाप हुए हैं। सो अल्टीमेटली हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एनी लॉ इन द कंट्री? इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड हु इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी इज रेस्पॉन्सिबल। ठीक है। सो पावर टू मेक लॉज कम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट मेक्स द लॉ, लेकिन उसको चलाने का काम किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब मुझे बताइए, मोदी जी बेचारे अकेले व्यक्ति क्या देश के सारे लॉ को मैनेज कर सकते हैं? क्या उनके पास यही काम है? उनके पास तो बहुत सारे काम है। उनको घूमने भी जाना होता है, उनको स्पीचेस भी देनी होती है, उनको रैली वगैरह भी करनी होती है, तो बहुत सारे काम है। अब ये थोड़ी बैठ के देखते रहेंगे कि सारे लॉ का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो हमारे देश के रेवेन्यू लॉ का पालन ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस काम को उनने डेलीगेट कर दिया है। इस काम को उनने क्या कर दिया है? किसको? हाँ, किसको? फाइनेंस मिनिस्ट्री को। यस, मोदी जी ने ये काम किसको डेलीगेट किया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री को। एंड हु इज द हेड ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री? हाँ, तो फाइनेंस मिनिस्टर। तो मोदी जी ने ये काम किसको दे दिया है? फाइनेंस मिनिस्टर को दे दिया है। So she is responsible for maintenance of proper tax laws in the country. But एक बात याद रखना कि काम तो फाइनेंस मिनिस्टर को दिया है, लेकिन who will be ultimately responsible? मोदी जी, क्योंकि उनको अपॉइंट किसने किया है? मोदी जी ने ही क्या किया है? अपॉइंट। तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी होती है? मोदी जी की होती है। अब मुझे सोच के बताइएगा कि क्या सीतारमण जी अकेले डायरेक्ट टैक्स लॉस और इनडायरेक्ट टैक्स लॉस दोनों का ध्यान रख सकती है क्या? तो उनने बोला, ओ यार मेरे को भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो उनने अपनी हेल्प के लिए दो बॉडी बनाई है बेटा। तो क्या बनाई है? बॉडी बनाई है। आपने कभी नाम सुना होगा, एक बॉडी का नाम है सीबीडीटी और एक का नाम है सीबीआईसी। सीबीडीटी और सीबीआईसी, फुल फॉर्म ऑफ सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और फुल फॉर्म ऑफ सीबीआईसी इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। उनने ये बॉडी बनाई है। सीबीडीटी और सीबीआईसी दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी किसे कहते हैं? जो किसी स्पेशल लॉ के थ्रू क्या की जाती है? फॉर्म की जाती है। तो बोथ आर स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे ना आपने एक नाम सुना होगा, इंडियन रेवेन्यू एक्ट करके होता है, इंडियन रेवेन्यू एक्ट। उस रेवेन्यू एक्ट के थ्रू क्या करा गया है? इस बॉडी का फॉर्मेशन किया गया है, सीबीडीटी एंड सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी में दोस्तों कितने मेंबर्स होते हैं पता है? सीबीडीटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं प्लस एक चेयरपर्सन होता है। 6 मेंबर है और एक क्या है? चेयरपर्सन। और सीबीआईसी के अंदर भी क्या है? 6 मेंबर है और एक क्या है? चेयरपर्सन है। ठीक है। तो सीबीडीटी ध्यान रखती है डायरेक्ट टैक्सेस का और सीबीआईसी ध्यान रखती है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। मेरे को सीबीआईसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे सब्जेक्ट में मुझे किससे मतलब रहेगा? सीबीडीटी से। सर ये हम बेसिक इसलिए पढ़ रहे हैं, कल से आपको पता चलेगा कि सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन इशू किया है, तो यू शुड नो हु इज सीबीडीटी, है ना? फाइनेंस मिनिस्टर का क्या रोल होता है, पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, एक बार यहां तक बोल दें एवरीवन। सबसे पहले लॉ क्यों होता है? यूनिफॉर्म। देखो ये तो स्टार्ट है, मुझे पता है कि ये तो स्टार्ट है, ये तो सबको याद हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम ऐसा कंटिन्यू करते जाएंगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? याद, है ना? एंड स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो मल्टीपल टाइम्स रीड करते हैं। अगर आप बोलते हो ना कि हमने 10 बार पढ़ लिया फिर भी हम भूल गए, उसका रीजन क्या है? आपने देख के पढ़ा है। अगर आपने अपने माइंड से पढ़ा होता ना, तो आपको पता होता है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो हमेशा जब भी रिवाइज करें ना, कभी भी कॉपी देखकर रिवाइज ना करें, एक सीक्वेंस पकड़ ले, उस एक सीक्वेंस में मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। आपको पता तो होगा कि मुझे यहां आके याद नहीं आ रहा है, मुझे ये पॉइंट याद नहीं आ रहा है। अगर आपको वो पता चल जाए तो आपका माइंड जब उसको अगली बार पढ़ेगा ना,
तो उसको याद रखने की पूरी कोशिश करेगा। आपके माइंड को पता तो चलने दो कि उसको क्या नहीं आता है, तो वो याद रखने की कोशिश, एफर्ट्स डालेगा। आप रीड करते तो आपको लगता है कि आपको, आपके माइंड को लगता है कि हाँ भैया मुझे सब कुछ आता है, बट ऐसा नहीं होता। लॉ दो टाइप के होते हैं, सिविल, क्रिमिनल। सिविल लॉ के अंदर मल्टीपल लॉस, मर्केंटाइल लॉस, रेवेन्यू लॉस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। रेवेन्यू लॉ दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स लॉस, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। लाइबिलिटी बर्डन एक ही पर्सन पे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स लॉस, और अलग अलग पर्सन पे तो इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। देन पावर टू मेक लॉस कम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। हु मेक्स द लॉ? पार्लियामेंट। हाउ दे मेक द लॉ? बाय पासिंग द बिल इन द लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। उसको एडमिन करने का काम किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। हु इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? मोदी जी, बट मोदी जी हैज डेलीगेटेड दिस वर्क टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर ही हर सपोर्ट, फॉर हिज सपोर्ट उनने क्या कर रखा है, दो बॉडी बना रखी है, एक तो है सीबीडीटी और एक है सीबीआईसी। अब आप देखो टोटल कितने व्यक्ति हो गए टैक्स को गवर्न करने के लिए। एक तो सीतारमण जी, मोदी जी तो ध्यान तो देंगे ही नहीं, अपन उनको हटा देते हैं साइड में, वो है। और 7 लोग ये, और 7 लोग वो, तो मतलब 14, और एक कितने, 15। और आबादी कितनी? आबादी कितनी? आई थिंक 150 खोके, 150 खोके तो होगी ना, कम से 150 करोड़, है ना, एटलीस्ट 150 करोड़ तो होगी। आई, चाइना को छोड़ दिया है पीछे अपन ने, परफॉर्मेंस बढ़िया अपन लोगों का। चाइना को बहुत जल्दी पीछे छोड़ दिया। आई वॉज नॉट एस्टिमेटिंग दिस कि इतनी जल्दी अपन चाइना को पीछे छोड़ देंगे, बट एनीवेज अभी हम इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे जहाँ पर लिमिटेशन है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के ऊपर। तो इनकम टैक्स सपोर्ट करता है कि भैया देश की आबादी थोड़ी सी क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड हो। अब आगे हम देखते हैं कि यार ये 14-15 लोग मिलके ना टैक्स लॉ कलेक्ट नहीं कर सकते, टैक्स ढंग से नहीं गवर्न कर सकते। तो है ना, इनने क्या किया है, इनने है ना डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। इनने क्या करे हैं, डिपार्टमेंट बनाया है। एंड सीबीडीटी के नीचे आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एंड दोस्तों ये रीजन वाइज बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रीजन वाइज। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे एमपीसीजी, तो एमपीसीजी एक रीजन है, उनका क्या रहेगा, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रहेगा। महाराष्ट्र का क्या रहेगा, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ये रीजन में क्या है, डिवाइडेड है। सो इससे क्या होता है, कंट्रोल और बढ़ता है। इनमें इस डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स की आर्मी है। इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या आती है, ऑफिसर्स की आर्मी। हम जो टैक्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से व्यक्ति होते हैं। सी जहाँ तक एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है, बट ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 14 रीजन्स में क्या किया गया है, इंडिया में डिवाइड किया गया। मे बी ज़्यादा हो सकते हैं, एक बार मैं चेक कर लूंगा, बट 14 रीजन में ऑलमोस्ट क्या किया गया है, चीज़ों को डिवाइड किया गया है। जैसे अब 14 इंग्लिश स्टेट्स तो ज़्यादा है, लेकिन जैसे अब बिहार झारखंड है तो उसको क्या करके कंबाइन करके एक रीजन कर दिया। एमपीसीजी है तो क्या कर दिया, उसके लिए एक रीजन कर दिया। तो ऐसे उनने क्या किया है, रीजन्स में डिवाइड किया है। हर डिपार्टमेंट में आर्मी ऑफ ऑफिसर्स होती है। जो हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर होता है ना, जो हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर, एनी आइडिया? हाईएस्ट रैंक ऑफिसर सबसे ऊपर जो होता है पीसीसीआईटी। सबसे ऊपर कौन होता है पता है? पीसीसीआईटी। पीसीसीआईटी मतलब प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर कौन होता है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनके नीचे जो ऑफिसर होता है, पीसीसीआईटी के जो नीचे ऑफिसर होता है वो कौन होता है? सीसीआईटी। सीसीआईटी इज चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वो कौन है? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देन सीसीआईटी के नीचे कौन होता है? सीसीआईटी के नीचे होता है पीसीआईटी। एवरीवन, पीसीआईटी इज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वो कौन है? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। हाईएस्ट रैंक ऑफिसर कौन है दोस्तों? हाईएस्ट रैंक ऑफिसर है ना, पीसीसीआईटी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे कौन आता है? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे कौन आता है? पीसीआईटी, दैट इज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। प्रिंसिपल कमिश्नर के नीचे कौन आता है? सीआईटी, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स।
फिर सीआईटी के नीचे कौन आता है? एक व्यक्ति आता है जिसको हम कहते हैं अगर हम जेसीआईटी के ऊपर भी बात करें तो एक व्यक्ति और हो सकता है, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एसीआईटी। एसीआईटी कौन है? एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर एडिशनल कमिश्नर के नीचे कौन आता है? जेसीआईटी। जेसीआईटी इज हु? जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो हाईएस्ट रैंक तो कौन हो गई आपकी? पीसीसीआईटी। फिर उसके नीचे कौन हो गया? सीसीआईटी। उसके नीचे हो गया पीसीआईटी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देन वी हैव सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देन वी हैव एडिशनल कमिश्नर, है ना, ये क्या है? एडिशनल, एडिशनल कमिश्नर। और ये कौन है? जॉइंट। फिर जेसीआईटी के नीचे आता है एसीआईटी, असिस्टेंट कमिश्नर। ये कौन से कमिश्नर है? असिस्टेंट कमिश्नर। एसीआईटी के नीचे आते हैं डीसीआईटी। डीसीआईटी इज डेप्यूटी कमिश्नर। ये कौन है? डेप्यूटी कमिश्नर। और डेप्यूटी कमिश्नर के नीचे कौन आते हैं? अदर इनकम टैक्स ऑफिसर, जो ग्राउंड लेवल पर होते हैं। अगर कोई आपको व्यक्ति बोले ना हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, तो बोलना भैया आप हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं, है ना। तो इनकम टैक्स ऑफिसर से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आईटीओ का नोटिस आया तो भैया आईटीओ तो छोटा बड़ा व्यक्ति, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट से जेसीआईटी का नोटिस आया या फिर एसीआईटी एडिशनल का नोटिस आया, असिस्टेंट का आया, तो थोड़ा घबराने की क्या होती है? बात होती है। इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं और फिर और भी ऑफिसर्स है। फिर इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर्स होते हैं। फिर बाबू, बाबू मतलब लेट्स वहां पे प्यून वो प्यून्स वगैरह होते हैं। फिर उनके ड्राइवर्स वगैरह होते हैं। तो ये सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या है? सिस्टम है। और ये कितने रीजन्स में डिवाइडेड है? 14 रीजन्स में डिवाइडेड है। तो आप ये मत समझना कि एसीआईटी एक ही व्यक्ति होगा, हो सकता है असिस्टेंट कमिश्नर बहुत सारे हो। इंदौर के लिए अलग हो, देवास के लिए क्या हो अलग हो, खंडवा रीजन के लिए क्या हो अलग हो, रतलाम के लिए क्या हो अलग हो। तो ये मल्टीपल लोग हो सकते हैं, है ना। ये सब ऐसा नहीं कि असिस्टेंट कमिश्नर एक ही होगा। हाँ, लेकिन यार जनरली पीसीसीआईटी जो होता है वो व्यक्ति एक ही होता है। बाकी लोग क्या हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं। चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर 2 हो सकते हैं, इंदौर रीजन के लिए और भोपाल रीजन के लिए, कि 3 हो सकते हैं रायपुर रीजन के लिए, कि भैया वो इंपॉर्टेंट एरियाज है तो वहां पर क्या है? चीफ कमिश्नर्स रख दी। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ द एरिया। जैसे मुंबई की बात करें तो वो भैया मुंबई में तो क्या होगा? ये ऑफिसर्स की फोर्स ज्यादा ही होने वाली है। हर जगह अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि वहां से कितना रेवेन्यू आ रहा है। और एक बात जान के आपको हैरानी होगी कि हम अभी आपको मैंने बताया कि इनकम टैक्स देश के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। लेकिन इनकम टैक्स से सरकार प्रॉफिट में नहीं है, इनकम टैक्स से सरकार लॉस में है। मतलब जितना वो टैक्स कलेक्ट नहीं करते उतना उनका खर्चा हो जाता है। सर खर्चा कैसे होता है? इन सारे ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट को मेंटेन करना है, तो जो सैलरी वगैरह देते हैं और अदर खर्चे हैं वो खर्चे ज्यादा है और रेवेन्यू क्या है? कम है। तो फिर आप बोलोगे सर ये तो बकवास काम है, इनकम टैक्स हटा ही देना चाहिए। जब फायदा ही नहीं है तो इनकम टैक्स रख के जरूरत क्या है इनकम टैक्स की? देखो है ना, सरकार का मेन मोटिव इनकम टैक्स का पता है क्या है? सरकार का मेन मोटिव इनकम टैक्स का ये है कि अमीर और अमीर ना हो जाए। सरकार क्या करती है? अमीरों से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है और जो कम इनकम वाले होते हैं उनसे कम टैक्स कलेक्ट करती है। तो होता है ये, जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई रिलायंस जैसी कंपनी है, रिलायंस जैसी कंपनी ने 50-60 हजार करोड़ रुपए कमाए, सरकार उससे 30% ले लेती है। तो 30% लेने से क्या होता है कि वो जो थोड़ा सा ज्यादा जो अब चेंजेस हो रहे हैं पुअर और रिच के बीच में, वो थोड़े से क्या हो जाए? कम हो जाए। अगर देखा जाए ना, देश का 90% इनकम टैक्स का रेवेन्यू 50,000 लोग दे रहे हैं बस। देश का 90% इनकम टैक्स किसके थ्रू आ रहा है? सिर्फ 50,000 लोगों के थ्रू आ रहा है। 50,000 लोगों में अडानी जी होंगे, इधर से अपने अपने अंबानी जी होंगे और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, टाटा जी होंगे। तो ये सारे लोग रहेंगे। बाकी लोग तो मतलब क्या है? कोई मतलब ही नहीं रखते इनकम टैक्स के लिए। बट रीजन मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स का मेन रीजन क्या है? ये डिस्टेंस को क्या करना? थोड़ा सा कम करना। तो सबसे नीचे का ऑफिसर कौन है? आईटीओ। सी, अब ध्यान से सुनना,
ITO is responsible towards Deputy Commissioner of Income Tax. Deputy Commissioner of Income Tax is responsible towards Assistant Commissioner of Income Tax. Assistant Commissioner is responsible towards Joint Commissioner. मतलब अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे ये? Joint Commissioner. Joint Commissioner is responsible towards Additional Commissioner of Income Tax. Additional Commissioner of Income Tax is responsible towards Commissioner of Income Tax, है ना? Commissioner of Income Tax is responsible towards Principal Commissioner of Income Tax. Principal Commissioner of Income Tax is responsible towards Chief Commissioner of Income Tax. Chief Commissioner is responsible towards Principal Chief Commissioner of Income Tax. Principal Chief Commissioner is responsible towards CBDT. CBDT is responsible towards Finance Minister. Finance Minister is responsible towards Modi ji. Modi ji is responsible towards Parliament, and Parliament is responsible in the area of Constitution. This is how the things work. ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी टैक्स लॉ का, और स्पेसिफिकली मेरे इनकम टैक्स लॉ का. अगर हम बात करते हैं CBIC की, आपको शायद निखिल सर कभी ना कभी बताएं, बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ऑफिसर जनरली क्या होते हैं? सेम ही होते हैं. PCCIT जैसे तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना? उसको क्या कह देंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस कह देंगे. अच्छा, मुझे कोई बता सकते हैं CBDT में जाना है और CBIC में जाना है तो कैसे जा सकते हैं? वो कैसे वहां पहुंचते हैं? CBDT में जाना है और CBIC में जाना है तो जाने का रास्ता क्या है? एग्जाम होती है एक, SSC UPSC, है ना? उसमें एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस करके होती है, IRS. सो IRS क्लियर करने के बाद वहां पर आपका क्या होता है? सिलेक्शन होता है. अच्छा, अब है ना, जैसे होता ये है कि हम इनकम टैक्स का क्या भरते हैं? रिटर्न भरते हैं. अब हम रिटर्न भरते हैं, हमारे रिटर्न की चेकिंग होती है. डिपार्टमेंट क्या करता है? हमारे रिटर्न की चेकिंग करता है. उस चेकिंग को टेक्निकल भाषा में असेसमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? असेसमेंट. तो चेकिंग ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड एज असेसमेंट. द पर्सन हु चेक्स द रिटर्न, द ऑफिसर हु चेक्स द रिटर्न इज कॉल्ड एज असेसिंग ऑफिसर. क्या कहलाता है? असेसिंग ऑफिसर. उसको शॉर्ट में प्यार से अपन उसको क्या कहेंगे मालूम है? AO, आओ. इसको बेसिकली हम क्या कहेंगे? आओ. क्योंकि ये क्या करता है? नोटिसेस भेजते हैं और हम लोगों को क्या करते हैं? बुलाते हैं. तो उसको हम प्यार से क्या कह देते हैं? आओ कह देते हैं. दैट इज असेसिंग ऑफिसर. जनरली जो असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं ना, या तो वो डेप्यूटी हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? असिस्टेंट हो सकता है, या तो जॉइंट हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? एडिशनल. जनरली ये लोग क्या करते हैं? मेन काम करते हैं. छोटे मोटे केसेस ITO भी क्या करता है? हैंडल करता है. CIT VIT तो क्या है कि वो जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के क्या करते हैं? काम को देखते हैं. PCIT भी क्या करता है कि बहुत सारे CIT के काम को क्या करता है? देखता है. बट एक्चुअली में जो असेसमेंट वगैरह करते हैं वो ये ऑफिसर्स होते हैं. जनरली तो ऐसा होता है. जैसे बड़ा केस है तो भैया JCIT है या एडिशनल कमिश्नर क्या कर सकता है? नोटिस भेज सकता है. छोटा केस है तो डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर कर सकता है, AO. और जिस व्यक्ति की चेकिंग होती है ना, जिस व्यक्ति की चेकिंग, वो कहलाता है असेसी. ये सारे वर्ड्स हम लिखेंगे, एक टाइम आने पर हम सारे वर्ड्स लिखेंगे. लेकिन हम जब भी इनकम टैक्स के प्रोविजंस पढ़ेंगे तो बार बार कभी CBDT का नाम आएगा, कभी आपको ये AO का नाम आएगा कि जॉइंट कमिश्नर है, कहीं एडिशनल कमिश्नर है, कहीं असिस्टेंट कमिश्नर है, कहीं असेसिंग ऑफिसर, कहीं असेसी. ऐसे नाम बार बार आएंगे, वो हमें पता होना चाहिए. 3 वर्ड्स बताए मैंने आपको. रिटर्न की चेकिंग को क्या कहते हैं? एवरीवन, रिटर्न की चेकिंग को क्या कहते हैं? असेसमेंट कहते हैं. जो चेकिंग करता है वो क्या होता है? और जिसकी चेकिंग होती है वो कौन? असेसी. वो क्या कहलाता है? असेसी कहलाता है. अब जैसे मान लो मेरी चेकिंग हुई और उनने बोला कि सर आपको है ना इतना टैक्स और भरना पड़ेगा, आपने कम टैक्स भरा है. तो ठीक है, मैंने एडिशनल एक्स्ट्रा टैक्स तो भर दिया. उनने बोला है तो मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा. लेकिन मैं खुश नहीं हूं कि मेरी चेकिंग अच्छी हुई है, मेरा असेसमेंट सही नहीं हुआ है, तो व्हाट कैन आई डू?
मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे से ज्यादा टैक्स भरा लिया गया है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? एनी आइडिया? उनने जो बोल दिया वो फाइनल है, तो फिर क्या करें? अगर अगर आप असेसमेंट से खुश नहीं हैं तो आप अपील्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपील्स। अपील किसको करें, किसके पास जाएं, अपनी गुहार किसके पास लगाए? नहीं नहीं, सीधा कोर्ट नहीं जाना, सीधा कोर्ट नहीं जाना। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि देखो, घर का मामला है, घर का मामला मतलब अपन लोगों के आपस के बीच का मामला है, पहले अपन ही सुलझा लेते हैं। तो क्या होता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति और होता है, उस व्यक्ति का नाम होता है सीआईटी। और वो सीआईटी किसका होता है? अपील्स का। वो किसका होता है? सीआईटी अपील। तो आप किसी के काम से खुश नहीं है, आप किसी के असेसमेंट से क्या है, खुश नहीं है, तो कहां जा सकते हैं? सीआईटी अपील्स के पास। कि है सीआईटी अपील, ये जो जेसीआईटी था, देखो उसने मेरे साथ क्या किया है, गलत किया है, कृपया मेरे को ये चीजें जो है इसको ठीक करने की कोशिश करें, ऐसे हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सीआईटी अपील्स। सीआईटी अपील्स बोलता है कि नहीं 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 नहीं, वो जो जेसीआईटी ने करा है वो क्या किया है, सही किया है, तू ही गलत है, तेरी सोच ही गलत है। तो अब मैं बोलूंगा कि अब तो मेरे साथ दो व्यक्तियों ने गलत कर दिया, एक तो कौन है, जेसीआईटी, और एक कौन है, सीआईटी। अब मैं दोनों को फोड़ूंगा, और दोनों को फोड़ने के लिए कहां जाऊंगा बेटा पता है? कोर्ट नहीं, आईटीएटी। कहां जाऊंगा? दैट इज इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या कहते हैं इसे? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो इनकम टैक्स की केसेस क्या करता है। आप कोर्ट बोल रहे हो, ये कोर्ट ही है ना, लेकिन ये किसके केसेस हैंडल करता है? इनकम टैक्स के ही केसेस हैंडल करता है। तो आप किसके पास जा सकते हो? आईटीएटी। तो सीधा आईटीएटी के पास नहीं जा सकते, जनरली कहां जाना पड़ता है? रूट यही है, पहले कहां जाओगे? सीआईटी के पास। वहां से खुश नहीं हो तो कहां जाओगे? आईटीएटी के पास। आईटीएटी से खुश नहीं हो तो हाई कोर्ट के पास। अब जाओ ना हाई कोर्ट के पास। अब कहां जाओ? हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी केसेस हो और हाई कोर्ट के पास पहुंच जाओ, है ना, मतलब कोई सब्सटेंशियल मैटर हो, कोई बड़ा केस हो, तो कहां जाना चाहिए? हाई कोर्ट के पास। और हाई कोर्ट से कुछ नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट से खुश नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट से खुश नहीं हो तो क्या करूं? घर जाओ। अब बच्चा क्या है, अब कौन सुप्रीम कोर्ट की भी बात, मतलब तू ही पागल है क्या? बस, सब लोगों को पागल हो ही नहीं सकते, है ना, सब लोग आपके फेवर में अगेंस्ट कर नहीं सकते। हाँ, वापिस अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे भी वापिस अपील कर दो, वहां पे भी फिर नहीं कर पाए तो फिर कहाँ चले जाओ? घर चले जाओ। फांसी की सजा तो मिलने ही नहीं वाली, कि जो प्रेसिडेंट से जाकर क्या कर लोगे, माफी मांग लोगे। सो दिस इज हाउ दी थिंग्स वर्क इन जुडिशियल हेरारकी। इसको हम क्या कहते हैं बेसिकली? जुडिशियल हेरारकी। की सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सीआईटी अपील्स के पास, फिर कहाँ जाते हैं? आईटीएटी के पास, देन वी गो टू हाई कोर्ट एंड देन वी गो टू सुप्रीम। अब आपके मन में आएगा सर, सीआईटी अपील्स कितने दिन में जाएंगे, कौन सा फॉर्म यूज होगा, क्या होगा, कौन सा सेक्शन है, आईटीएटी का कौन सा सेक्शन है? बेटा ये तो बस मैंने अभी डिस्कशन किया है आप लोगों के साथ, जनरल बातें। एक किस सेक्शन में है, क्या है, कभी ना कभी आप पढ़ोगे। एंड इंटर लेवल पे तो नहीं है ये सारी चीजें, ये सब चीजें कहाँ पर आएगी? फाइनल में, है ना। बस पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। हम जिस डिपार्टमेंट से हमारा लेना देना होगा, उस डिपार्टमेंट के बारे में हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ चीजें कैसे वर्क करती है। एक बार यहाँ तक पूरा रिकैप करेंगे, ठीक है एवरीवन? लॉ कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, मर्केंटाइल लॉस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस और रेवेन्यू लॉ। रेवेन्यू लॉ दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स लॉस, इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। डायरेक्ट टैक्स लॉस किसको कहते हैं? दो वर्ड है, लाइबिलिटी बर्डन। लाइबिलिटी एंड बर्डन किस पे? एक ही पर्सन पे, एक ही पर्सन पे, तो क्या कहलाता है? और अलग अलग पर्सन पे हो तो इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। पावर टू मेक लॉ कहां से आता है? हु मेक लॉ? हाउ दे मेक लॉ? बिल पास करके, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट की अप्रूवल। चलाता कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ये काम किसको डेलीगेट किया है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये हेल्प करने के लिए दो बॉडी बनाई है, सीपीडीटी और सीबीआईसी। कैसी बॉडी है ये? स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई गई है। उस स्पेशल एक्ट का नाम क्या है? इंडियन रेवेन्यू एक्ट। इंडियन रेवेन्यू एक्ट। कितने मेंबर्स होते हैं?
छह मेंबर्स एक चेयरमैन, 6 मेंबर एक चेयरमैन, और उधर भी क्या होता है, 6 मेंबर एक चेयरमैन होते हैं। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी की हेल्प के लिए बनाया गया है। इसमें ऑफिसर्स की आर्मी है, 14 रीजन्स में बेसिकली ये डिवाइडेड है। और अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट रैंक ऑफिसर की, वो कौन है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सेकंड लेवल का ऑफिसर कौन है? चीफ कमिश्नर। तीसरा कौन है? प्रिंसिपल कमिश्नर। उसके नीचे कौन है? कमिश्नर। कमिश्नर के नीचे एडिशनल, एडिशनल के नीचे जॉइंट, जॉइंट के नीचे असिस्टेंट, असिस्टेंट के नीचे डेप्यूटी, डेप्यूटी के नीचे आईटीओ। खुश नहीं हो तो क्या कराएंगे? नहीं नहीं, रुको रुको रुको। चेकिंग को क्या कहते हैं? चेकिंग को क्या कहते हैं? असेसमेंट। जो करता है उसको क्या कहते हैं? असेसिंग ऑफिसर। जिसकी होती है उसे क्या कहते हैं? अगर खुश नहीं हो तो कहां जाओ? अपील्स के पास। और फिर कहां जाओ? आईटीएटी। आईटीएटी के बाद हाई कोर्ट, और फिर क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट। ये चीजें। अब जो हमें, जो ग्रंथ हमें पढ़ना है इनकम टैक्स में बेसिकली, बस ये बात बता के खत्म करता हूं। जो हमें पढ़ना रहेगा दोस्तों वो रहेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। So what we have to study in direct taxes, तो जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961। सर क्या 1961 के पहले कोई इनकम टैक्स नहीं था क्या? था यार दोस्तों, 1920 वाला भी था, और 18 क्या करना था ना, हिस्ट्री थोड़ी पढ़नी है। अल्टीमेटली काफी पुराने टाइम से चला आ रहा है, टैक्सेस आर देयर। क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा? कोई भी सोसाइटी को, कोई भी एरिया को मैनेज करने के लिए टैक्सेस आर देयर। हिस्ट्री से मतलब नहीं, 1961 के पहले भी था, बट जो एक्ट हमें पढ़ना है वो क्या है? 1961 है। इसमें कितने सेक्शन है यू नो? 298। कितने सेक्शन है? ओनली 298। आपको कम मतलब ज्यादा लग रहे हैं? कम है ना? 298 बोलने के लिए है, बट अगर ऐसा देखा जाओगे तो 700 से 800 सेक्शंस हैं। बताऊं कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल एक सेक्शन है 80, तो वहां पर 80C, 80CCC, 80CCD, 80EE, 80EE, 80EB, 80G, 80GGB, 80GGC, 80TTA, 80TTB, 80QQB, 80RRB करके 80P, 80JJAA, ऐसे वो 80CCH, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस वहां पर है। अगर हम जैसे हम सेक्शन की बात करें, 194 एक सेक्शन है, तो वहां पर भी क्या होगा? 194A, 194B, 194C, 194D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, पूरी ABCD है मतलब भैया। तो ऐसा है इनकम टैक्स हमारा, 700 से 800 सेक्शन है। तो क्या सारे पढ़ने हैं? नहीं, थोड़ा यहाँ पढ़ना है और थोड़ा फाइनल में पढ़ना है। फाइनल में तो पूरा पढ़ना है, मतलब फाइनल में तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, जो इंटर में पढ़ा है वो भी पूछ सकते हैं वो लोग तो, बट वहां पर थोड़े एडिशनल सेक्शंस आपको क्या करे होंगे? पढ़ने होंगे। अगर यही सीएस वाले होते ना, सीएस वालों को भी पढ़ाता हूँ, सीएस वालों को बेचारों को, पहली बात तो उनको इनकम टैक्स का इतना काम नहीं है, उसके बाद भी उनको इनकम टैक्स पूरा पढ़ाते हैं, और वो बहराए बहराए घूमते हैं इनकम टैक्स से। क्योंकि अपने को थोड़ा थोड़ा करके खिलाते कि एकदम से क्या है। वैसे आप लोग तो ब्रिलियंट स्टूडेंट, फाउंडेशन क्लियर कर कर आए, वो लोग डबल ईटी क्लियर करके आते हैं, और वो भी शायद ऑनलाइन एग्जाम है, वो भी चीटिंग वीटिंग करके क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। उनको क्या करते? पूरा की पूरा खिला देते। तो उनके लिए थोड़ा सा ही चीजें क्या हो जाती है? डिफिकल्ट होती है। बट अपनी आईसीआई इज बेस्ट, उन्हें सिलेबस को बहुत प्यार से क्या किया है? डिसाइड किया है। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन, इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन डिफिकल्ट नहीं है। इनकम टैक्स पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको, सबसे ज्यादा मजा। क्योंकि मैं बोलूंगा, आप सुनोगे और याद रखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आपने सुना, क्लास में मजे किए, और घर जाके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रिकॉल नहीं किया, तो फिर जैसे ही आपकी ग्रिप टूटी, जब वापस आप स्टार्ट करने जाओगे तो आपको फिर बहुत ज्यादा क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, उतना घर जाकर कितने मिनट देने हैं? 20 मिनट दे सकते हो बस, डेली के 20 मिनट। उसको रिवाइज करो और कुछ मत करो। जो होमवर्क देता हूं वो करो, ज्यादा होमवर्क मैं देता ही नहीं।
मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं कहाँ करवाता हूँ, क्लास में ही करवाता हूँ। अगर होमवर्क भी दिया है तो वो क्वेश्चन कहाँ डिस्कशन हो जाता है, क्लास में। लेकिन कभी कभी होमवर्क्स आएंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दूंगा, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। फिर ये इनकम टैक्स के आगे हम और पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल करेंगे। आप लोगों को एक कॉपी मेंटेन करनी है, नोट्स आपको एकेडमी से क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। मॉड्यूल आपको देखने की जरूरत नहीं, मॉड्यूल की एक एक बात आपको कॉपी में लिखी हुई रहेगी, मॉड्यूल की एक एक बात आपकी हैंडराइटिंग में कॉपी में लिखी होगी। एक एक क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकते हैं, एक एक केस जो पॉसिबल हो सकते हैं, वो तो क्लास में क्वेश्चन फ्रेम भी करेंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये आपको क्वेश्चन मैं खुद क्लास में बनवा के सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी आपके पास होंगे। इस मटेरियल से ज्यादा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस एक कॉपी प्यार से क्या करना, मेंटेन कर लेना। और लड़कों प्लीज, ठीक है, लड़कियों से बात करने के चक्कर में कॉपी ले रहे हो, ये कर रहे हो, फोटो कॉपी करवा रहे हो, ये सब काम नहीं। खुद को कॉपी अपनी क्या करनी है, मेंटेन करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। छुट्टी हो गई, ब्रेक है, अच्छा। ऑनलाइन वालों, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कोई बात, ओके। ओके, यस लक्ष्य भाई पूछ लीजिए।